हेलो ओताकूज, मैं हूं ग्रेविटी और आप लोग देख रहे हैं ग्रेविटी ओताकू हब। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस, वन ऑफ द लेजेंडरी बिग 3 एनिमे के बारे में। तो गाइस, वन पीस एइचिरो ओडा की एक ऐसी मास्टरपीस है जिसकी स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पाना कोई बच्चों का काम नहीं है। पर यहाँ ऐसे भी कुछ फैंस हैं जो ऐसे थ्योरी देते हैं जो कहीं ना कहीं 90% के आसपास एक्यूरेट हो ही जाती है। तो आज हम ऐसे ही टॉप 3 वन पीस फैन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एनिमे के वर्ल्ड में डुबकी मारते हैं। What's up with this old man? For a nigga, he stuck, ayy. I don't get no fuck, ayy. Call my nigga pint for a pint, we gon' pull up, yeah. Kumo, that's my game. Bitch, we live in lavish. I finesse the pack, make it disappear like magic. 3 द वर्ड सेंचुरी। ओके, सो वर्ड सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग्स में से एक रहा है वन पीस में। अब इसके बारे में मुझे एक ऐसे आर्टिकल मिली जिसकी थ्योरी मुझे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लगी। इस थ्योरी के मुताबिक पहले के टाइम पे सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी और उस टाइम के लोग एक परफेक्ट वर्ल्ड चाहते थे जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह सके। इसीलिए उन लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी सारी इन्वेंशंस किए, जैसे कि प्लूटोन, यूरेनस और पोसाइडन, जिन्हें हम आज एक एंशिएंट वेपन्स के नाम से जानते थे। पर इनिशियली इन्हें एक टूल्स के हिसाब से यूज़ किया जाता था ह्यूमन वेलफेयर के फ़ायदे के लिए। पर उस टाइम के कुछ किंग्स को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उन टूल्स के बेस्ट यूजेस के बारे में पता लगा लिया और वो लोग एक साथ आकर एक बॉन्ड क्रिएट किए जिसे आज हम जानते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से। उन किंग्स ने अटैक कर दिया उन इन्वेंटर्स के ऊपर वो एंशिएंट वेपन्स को पाने के लिए। अब ये देखकर उन इन्वेंटर्स ने वो एंशिएंट वेपन्स को तबाह कर दिया और कुछ को कहीं अननोन प्लेसेस में छुपा दिया। और इस सारी घटनाओं के बारे में अपने आने वाले जनरेशन को बताने के लिए पोनेग्लिफ्स में लिख दिया। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनके नाम पे कलंक लग सकता था। इसीलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पोनेग्लिफ्स को पढ़ना इलीगल बता दिया, क्योंकि अगर कोई उस नॉलेज को पा लेगा तो फिर वो उनके अगेंस्ट होकर उन्हें हरा सकेगा। तो क्या आगे जाके हमें वर्ड सेंचुरी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी या फिर ये ऐसे ही एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा? खैर, ये तो हमें अगले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। नंबर 2, मोमोनोसुके द टाइम ट्रेवलर। अब ये फैन थ्योरी मेरे को हमेशा से सही लगा था और लेटेस्ट एपिसोड 1074 में ये प्रूव भी हो चुका है कि मोमोनोसुके और कोज़ुकी रिटेनर्स टाइम ट्रेवलर हैं। वेल, इसके बारे में हमें पहले ही बहुत सारे हिंट मिल चुके थे, बिकॉज जब मोमो इस सीरीज में न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो भैंस एक 8 साल का बच्चा था, पर उसका ये कहना था कि वो गोल्डी रॉजर से मिल चुका है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि रॉजर उसके पैदा होने के 12 साल पहले ही मर चुका था। तो इसका मतलब ये ही कंक्लूजन निकलता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है, जो कि इस लेटेस्ट एपिसोड में कंफर्म भी कर दिया गया। अब इससे तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम एक फैन थ्योरी को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। 1, द क्रोकोमोम थ्योरी। अब गाइज, इस थ्योरी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और कहीं ना कहीं आपको ये लगा होगा कि ये थ्योरी बकवास है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसे सीन आपके आगे रखने वाला हूँ जो कि आपको इसी सोच को एक बार और काउंटर क्वेश्चन करने पे मजबूर कर सकते। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्रोकोडाइल, जो कि एक एक्स वारलॉर्ड है, वो लूफी की मॉम है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज क्रोकोडाइल एक मेल है। पर यहाँ पे ऐसे बहुत से फैक्ट्स और सीन्स है जो कि इस चीज़ को काउंटर क्वेश्चन करते हैं। तो मरीन फोर्ड आर्क में जब लूफी और एवा क्रोकोडाइल से मिलते हैं तब एवा कहती है कि वो क्रोकोडाइल को तब से जानता है, तब से वो एक रुकी था, और वो ये भी कहता है कि वो उसके पास्ट के बारे में रिवील कर देगा अगर उसने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो। अब पास्ट में तो बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर हमें क्यों लगता है कि ये उन्हीं रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहा है? वेल, यहाँ पे सबसे बड़ा सेंस जो बनाता है वो है कि एवा के पास डेविल फ्रूट पावर है जेंडर को चेंज करने की, तो ये कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। और एवा उसे कॉन्स्टेंटली क्रोको बॉय बुलाती है और वो बॉय वाला फेस को वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली मॉकिंग वे में बुलाती है, जो कहीं ना कहीं इन कड़ियों को कहीं ना कहीं जोड़ता है। एक चीज़ भी इस थ्योरी को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। जब मरीन फोर्ड में सबको पता चला कि लूफी ड्रैगन का बेटा है, उसके बाद क्रोकोडाइल का रवैया पूरा ही बदल गया। वो लूफी को बचाने के लिए अकाइनू से भी लड़ पड़ा और वो जिम्बे को भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्यारा है तो तुम्हें उसे कुछ भी हो जाए बचाना ही पड़ेगा और उसके साथ किसी दूसरे की मनमर्जी करने बिल्कुल नहीं देना है। एक चीज़ ऐसी भी है जो कि इस थ्योरी में फुल का काम करता है, वो है रॉजर का एग्जीक्यूशन वाला सीन। वहाँ सबका फेस दिखाया जाता है कि किसका रिएक्शन कैसा है, बस क्रोकोडाइल को छोड़ के।
अब कुछ लोगों का मानना है कि ये एक मेयर कोइंसिडेंस है, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उस पूरे सेगमेंट का मेन रीज़न यही था कि ग्रेटेस्ट पायरेट ऑफ ऑल टाइम के डेथ पे सबका रिएक्शन कैसा है। तो इस पॉइंट पे क्रोकोडाइल का फेस छुपाना बस एक मेयर कोइंसिडेंस तो कभी नहीं हो सकता। मतलब ओडा कुछ ना कुछ तो खेल रहा है जो कि हमें आगे चल के पता लगने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला बटन भी दबा देना। और इन सब थ्योरी में से आपको कौन सी थ्योरी सबसे एक्यूरेट लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना। और अगर तुम मुझे इंस्टा में जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।